लर्नर्स वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 2 की टॉपिक के बारे में, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लर्नर्स, इससे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो लर्नर्स, अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बी स्टार्ट। सो लर्नर्स, ऑलरेडी हमने 5 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। जो हेनरी फ्यूल ने हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से हम 5 प्रिंसिपल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो हमारा 6th प्रिंसिपल है, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट रखें, लोअर लेवल पे रखें टू जनरल इंटरेस्ट। मीन्स हम प्रायोरिटी किसको दें, प्रेफरेंस किसको दें, जनरल इंटरेस्ट को प्रेफर करें, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफर करें। मीन्स एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट को प्रेफर ना करें, बल्कि पूरे जो जनरल इंटरेस्ट है उसको प्रेफरेंस दें। So according to this principle, the interest of the organization should take priority over the interest of an individual employee। इंडिविजुअल की बजाय किसको प्रेफर करें, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग काम करते हैं, इतने सारे लोग हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। सो हम इंडिविजुअल को के प्रॉफिट को इम्पोर्टेंस ना देके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को इम्पोर्टेंस दें। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसी तरह की आपकी कुछ केस स्टडी भी आ सकती है इसी से रिलेटेड। ए परचेज मैनेजर ऑफ ए कंपनी हैज़ टू परचेज 100 टन ऑफ रॉ मटेरियल। एक कंपनी है, उसके मैनेजर्स को वहाँ पे 100 टन रॉ मटेरियल परचेज करना है, 100 टन रॉ मटेरियल परचेज करना है। His son happens to be a supplier along with the other supplier। उसका बेटा भी क्या है, एक सप्लायर है दूसरे सप्लायर के साथ। The manager purchase the raw material from the firm of his son। एक मैनेजर है, उसको 100 टन रॉ मटेरियल परचेज करना है, और मार्केट में जब रॉ मटेरियल परचेज करना चाहता है तो उसका जो सन है, उसका बेटा है, वो भी सिमिलर रॉ मटेरियल सेल करता है। लेकिन the manager purchased the raw material from the firm of his son at a rate higher than the market rate। जो मार्केट रेट से ऊंची रेट में, हायर रेट में अपने बेटे से ही परचेज कर लेता है रॉ मटेरियल को। दिस विल प्रॉफिट द मैनेजर पर्सनली। ये मैनेजर को पर्सनली तो प्रॉफिट होता है, क्योंकि हाई रेट पे परचेज कर रहा है, उसकी फर्म का लॉस हो रहा है। बट द कंपनी विल इनकर हैवी लॉस। लेकिन उसकी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। दिस सिचुएशन इज अनडिजायरेबल। तो एक पर्सन को हमेशा जनरल इंटरेस्ट को प्रेफर करना चाहिए, एक मैनेजर्स को, एक ऑर्गेनाइजेशन के एक जो भी बिजनेसमैन है, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। सो सबऑर्डिनेशन ऑफ ऑलवेज जनरल इंटरेस्ट और ऑलवेज इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर हम बात करें सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट को अगर हम फॉलो करके चलते हैं, अगर हम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही प्रेफरिटी देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहेंगे और क्या वायलेटिंग इफेक्ट रहेंगे अगर हम फॉलो नहीं करते। अगर फॉलो करते हैं देन इसका बेनिफिट रहेगा ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, कि हम ह्यूमैनिटी को फॉलो करके चल रहे हैं, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही प्रेफर करें, ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रेफर करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, मीन्स सब कुछ प्रॉपर्ली ठीक ढंग से चलता रहेगा। एवरीबडी प्रॉफिट इन द केस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। सभी का प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली देखें, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है, वही पिछले लास्ट एग्जाम्पल में ही मैनेजर अगर लोअर रेट पे परचेज करता दूसरे मार्केट सप्लायर से, तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस बियर ना करना पड़ता, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से सभी एम्प्लॉयज़ को और ओवरऑल कंपनी को भी प्रॉफिट होता है, और कंपनी को प्रॉफिट होने से सभी एम्प्लॉय का प्रॉफिट रहता है।
नेक्स्ट है वायलेटिंग अफेक्ट, अगर फॉलो नहीं करके चलते तो ह्यूमैनिटी वायलेटेड होती है। हिंडरेंस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को इजिली अचीव नहीं कर पाते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हैवी लॉस होते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहा था इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में। इंक्रीज इन जेलेसी, जेलेसी इंक्रीज होती है। देखिए एम्प्लॉयज के बीच में और लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जेलेसी इंक्रीज होती है कि उस मैनेजर ने कहीं हायर रेट पे अपने ही बेटे से प्रेफर कर लिया, अब उसने कहीं और से भी प्रेफर कर सकता था तो कंपनी को लॉस नहीं होता, तो कंपनी का कहीं ना कहीं लॉस ही होता है। एवरीबॉडी लॉस इन केस ऑफ ए लॉस ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेम्यूनरेशंस टू एम्प्लॉय, रेम्यूनरेशंस टू एम्प्लॉय कि एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle the employees should be paid fair remuneration which should give them at least a reasonable standard of living। ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉय को इतना फेयर रेम्यूनरेशन दे कि वो एटलीस्ट अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन कर पाए। अगर हम एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन देंगे तो इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, अगर नहीं देंगे तो इसके क्या वायलेटिंग इफेक्ट रहेंगे। सो अगर हम एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन देते हैं तो इंक्रीज इन इंकरेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इंकरेज होगा और उसकी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मेंटेन रहेगी। डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन, एम्प्लॉय की डेडिकेशन इंक्रीज होगी। डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट, लेबर की जो टर्नओवर रेट है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की रेट वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगी, कम होगी। उसको पता है कि कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह का रेम्यूनरेशन पे आउट कर रहे हैं। वायलेटिंग अफेक्ट की बात करें, अगर फेयर रेम्यूनरेशन नहीं देते एम्प्लॉय को तो क्या होगा। डिक्लाइन इन सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होती जाएगी अगर एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन फेयर नहीं मिल पा रहा। इंकरेजमेंट टू डिसऑनेस्टी, वो डिसऑनेस्टी कहीं ना कहीं चोरी वगैरह करने लग जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ और डिसऑनेस्टी करने लग जाएगा। इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर रेट, और लेबर टर्नओवर, लेबर को धीरे धीरे लेबर के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, होने लग जाएगी, कहीं ना कहीं एब्सेंट रहने लग जाएगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जितना भी एक पर्सन को या जितना भी एम्प्लॉयज़ का रेम्यूनरेशन दिया जाए वो फेयर दिया जाए ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो, डेडिकेशन से काम करे और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की रेट क्या हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, कि डिक्लाइन इन लेबर टर्नओवर रेट। Next principle is the centralization and the decentralization, centralization and the decentralization। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि according to this principle the superior should adopt effective centralization, कि ऑर्गेनाइजेशन में अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन फॉलो की करके चलना चाहिए, अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो, सारी के सारी पावर एक ही जगह इकट्ठी हो, ना ही ऐसा होना चाहिए कि सारी के सारी पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करके बांट दिया जाए। तो ये प्रिंसिपल कहता है देयर शुड बी अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, कुछ पावर अपने पास, सम पावर विद दी सुपीरियर एंड सम पावर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी सबऑर्डिनेट, कुछ पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे और कुछ पावर एक सुपीरियर को अपने पास ही रखनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी शुड रिमेन इन द हैंड ऑफ द सुपीरियर, सुपीरियर के पास ऑब्जेक्टिव को फिक्स करने की और पॉलिसी डिसाइड करने की, जो हमने ऑलरेडी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस किया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, बजट से रिलेटेड डिसीजन होने चाहिए और बाकी डिसीजन हमें सुपीरियर में डिवाइड कर देने चाहिए, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में दे देने चाहिए उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। ऑन द अदर हैंड अथॉरिटी फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को परचेज करने की अथॉरिटी ग्रांटिंग लिव टू द एम्प्लॉय सेक्टर शुड बी डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट, ये हमारी डेलीगेट कर देनी चाहिए जो इस तरह की नॉर्मल हमारे जो पावर्स होती हैं। तो देयर शुड बी कंप्लीट सेंट्रलाइज, देयर शुड बी अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। एक अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम होना चाहिए, कुछ पावर अपने पास, कुछ पावर दूसरों के पास, ताकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन भाई ठीक चलता रहे। अगर हम बात करें पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेंगे, अगर हम कुछ पावर अपने पास रखते हैं, कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेंगे, डिक्लाइन और डिक्रीज इन दी वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर। ऑब्वियसली एक सुपीरियर का वर्कलोड कम हो जाएगा, उसकी जो मेंटल टेंशन बनी रहती है कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटर एंड क्विक डिसीजन, वो जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाएगा, उसको पता है कि ये डिसीजन उसने लेने हैं और ये डिसीजन उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं।
इंक्रीज इन द इंकरेजमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट, अगर सबॉर्डिनेट को भी कुछ पावर देगा तो ऑब्वियसली उसकी सेटिस्फेक्शन, उसको इंकरेजमेंट मिलेगा कि उसके पास भी कुछ ना कुछ पावर है, उसके पास भी कहीं ना कहीं एक लेवल है, स्टेटस है। वायलेटिंग अफेक्ट की बात करें, अगर फॉलो नहीं करके चलते ये सेंट्रलाइजेशन, या हम कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं, अगर हम सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं तो अननेसेसरली इंक्रीज इन दी वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर, एक सुपीरियर का कहीं ना कहीं वर्कलोड बढ़ जाता है, उसको पता है कि सारे डिसीजन उसने ही लेना है, उसका वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा सुपीरियर का। अगर डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, सारी ही पावर डिवाइड कर देते हैं अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तो रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमेच्योर हो सकते हैं हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं। तो रॉन्ग डिसीजन इन केस ऑफ ए कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया है। आने वाली वीडियो में हम कंप्लीट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। लुक, ड्रीम, बिलीव इन योरसेल्फ, and definitely you can achieve your goal one day. Be smile.